गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने कल और परसों में आपको दो बातें सिखाई। पहली बात हमने आपको सिखाई कि अगर कोई विद्युत ध्रुव है और कोई पॉइंट P है जो उसी लाइन में है, तो इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो भी किधर से किधर होती है? -q से +q की ओर, अर्थात इधर ही होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों सेम होती है। और निरक्षीय स्थिति में हमने आपको बताया कि ये -q है और ये +q से बना विद्युत द्विध्रुव है। इसके मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट P है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी? इस तरफ। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? इस तरफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है इस स्थिति में, और इस स्थिति में क्या होता है? सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हम लोग इसी से संबंधित आगे बात करते हैं। हमने आपको विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहली बात हमने अक्षीय स्थिति की थी, जो इन द डायरेक्शन ऑफ जो एक्सियल लाइन पर यहां पर, और दूसरी बात की थी निरक्षीय स्थिति की, अर्थात इसके मध्य बिंदु से जाने हुई वाली रेखा पर स्थित इसी बिंदु पर। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं, और वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to electric dipole electric field at any point due to electric dipole, यानी विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, चाहे वो अक्षीय स्थिति में हो, चाहे वो निरक्षीय स्थिति में हो, या किसी भी बिंदु पर, हम उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से जो बातें आपको बताई गई हैं कल और परसों में, उसको दिमाग में बैठा रखेंगे, क्योंकि उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई द्विध्रुव है जो दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है, -q और +q। इसका मिड पॉइंट O है और एक लाइन है जो इससे थीटा एंगल बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। इस लाइन पर कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर, इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। किसके कारण? इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। एटी समझ में आ गया? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये ना निरक्षीय स्थिति में है और ना ही अक्षीय स्थिति में, कोई पॉइंट हो गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आइए हम लोग समझते हैं। ये बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा कठिन टॉपिक है, इसलिए ध्यान से समझें। हमने आपको बताया है कि, क्या बताया हमने आपको कि
अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उसका आघूर्ण होगा, और वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, -q से +q की ओर। तो हमने मान लिया कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है वो क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो P है, और उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, स्मॉल p है, -q से +q की ओर। और ये कैसा है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है, और आपको बताया जा चुका है कि किसी भी सदिश राशि को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से फिर से समझिए कि अगर एक सदिश राशि है और ये इससे थीटा एंगल बनाती है, और ये मान लीजिए कि ये सदिश राशि ए है, वेक्टर क्वांटिटी ए है, तो और ये इससे थीटा कोण बनाती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए sin थीटा। इसके दो घटक हो गए, ए cos थीटा और ए sin थीटा। इसी सदिश राशि को दो लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है, ये बात आपको बताई जा चुकी है। क्लियर? अब इसी बात का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये P एक सदिश राशि है, स्मॉल p एक सदिश राशि है जो इससे थीटा एंगल बनाती है। इससे थीटा एंगल बना रही है, इस लाइन OP से, इस लाइन OP से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इसलिए इसकी दिशा में इसका जो घटक होगा वो क्या होगा, P cos थीटा। क्या होगा, P cos थीटा। इस सदिश राशि का जो घटक होगा वो क्या होगा, P cos थीटा अकॉर्डिंग टू दिस। क्लियर हुआ कि नहीं? और जो दूसरा घटक होगा इस P का, वो इसके क्या होगा, लंबवत। देखिए a cos थीटा, ये जो दूसरा घटक है वो a cos थीटा से कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये कितना एंगल है यहाँ पर, 90 एंगल है कि नहीं है। तो इससे दूसरा जो घटक होगा वो इससे 90 एंगल बना रहा है, और इसको हमने मान लिया P sin थीटा। ये हो गया P sin, ये हो गया P sin थीटा। क्लियर? क्या हो गया ये, P sin थीटा, ये हो गया मिड पॉइंट। फिर से ध्यान से देखेंगे, ये P हो गया, कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसके दो घटक हो गए। एक घटक क्या हो गया इसकी दिशा में, वो क्या हो गया, P cos थीटा, और ये जो P sin थीटा है वो कितना एंगल बना रहा है, इससे 90 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, 90। किससे 90 एंगल बनाना है, P cos थीटा से। और ये कौन सा घटक होगा, P sin थीटा। अर्थात इस सदिश राशि P को हमने दो घटकों में वियोजित कर लिया। पहला जो घटक है वो P cos थीटा है जो OP के अनुदिश है, और दूसरा जो घटक है वो कौन है, P sin थीटा है जो OP के लंबवत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी P के दो घटक हो गए, P के दो घटक, पहला P cos थीटा OP की दिशा में, और दूसरा P sin थीटा OP के लंबवत दिशा। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं तो और P cos थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, और P sin थीटा का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, इधर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात सुना है कि नहीं है? अब P cos थीटा के लिए ये बिंदु P किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है कि नहीं है? P cos थीटा के लिए बिंदु P किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है कि नहीं है?
इसी डायरेक्शन में है कि नहीं है, इससे मिलाने वाली रेखा पर ही स्थित है कि नहीं है। कंडीशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी से मिलाने वाली रेखा पर है। इसलिए P cos थीटा के कारण इस बिंदु पर जो बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी, इसी दिशा में होगी। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E1 लिख सकते हैं। आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, ध्यान देंगे, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो विद्युत द्विध्रुव की दिशा में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। और P cos थीटा किस दिशा में कार्यरत है, P cos थीटा इसी दिशा में कार्यरत है। और इसलिए बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण के घटक के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरी स्थिति क्या होगी, अगर हम घटक P sin थीटा की बात करें तो ये घटक किससे कितना एंगल बना रहा है, 90 एंगल बना रहा है। यानी 90 एंगल बना रहा है, इसका मतलब कौन सी स्थिति हो गई, ये वाली स्थिति हो गई कि नहीं हो गई, ये वाली स्थिति हो गई कि नहीं हो गई। यानी निरक्षीय स्थिति की बात हो गई कि नहीं हो गई। और निरक्षीय स्थिति की बात जब हो गई तो हमने बताया कि अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी, हमने क्या बताया आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बिंदु P sin थीटा के कारण, ये बिंदु P sin थीटा के कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, इधर होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आया कि नहीं आया। फिर से ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, बिंदु P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो फिर से बोल रहा हूं, बिंदु P cos थीटा के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी। और उसको हमने क्या मान लिया है, वेक्टर E1 मान लिया है, क्योंकि ये अक्षीय स्थिति की बात हो गई। P sin थीटा के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी, यानी इन द डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। P sin थीटा इधर है तो इधर, तो इसके जस्ट अपोजिट, ये डायरेक्शन इधर है तो हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर मान ली। ये देखिए इधर और ये इधर। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ नहीं आ गया, समझ आ गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, P cos थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा E1, क्यों, क्योंकि अक्षीय स्थिति की बात है और अक्षीय स्थिति में है। और P sin थीटा के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो E2 है। और क्यों, निरक्षीय स्थिति में है, इसलिए डायरेक्शन क्या हो गया है, अपोजिट हो गया। मुझे लगता है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग। तो अब हम E1 निकालेंगे और हम E2 निकालेंगे और फिर हम दोनों का परिणाम भी निकालेंगे। पॉइंट देखिए, चूंकि यहां पर P cos थीटा और P sin थीटा परस्पर क्या है, लंबवत है। मैंने बताया है परस्पर कैसे घटक हैं, लंबवत है, अर्थात इनके और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देयरफॉर यहां पर भी जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, इसलिए E1 और देखिए P cos थीटा और P sin थीटा के बीच का एंगल, ये एंगल 90। तो जब ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है। तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा कि नहीं होगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा पूरा। ये यहां से यहां तक क्या हो गया, यहां से यहां तक 90 और ये पूरा होता है 180। तो जब इधर 90 तो इधर भी 90। अब ये लाइन चली गई सीधे और ये इसके इस डायरेक्शन में है E2, इसलिए इनके बीच का भी एंगल हो गया 90। क्लियर हो गया और मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ नहीं आ गया, क्योंकि दोनों लंबवत हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। देयरफॉर यहां पर भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा और इनका जो परिणामी होगा इनके बीच से होकर जाएगा और उसको हमने मान लिया वेक्टर E मान लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या होगी आप मैसेज करेंगे, मैं बताऊंगा। तो अब E1 किसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, P cos थीटा के कारण। और आपको बताया जा चुका है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, 1/4πε0 1/4πε0 P/r3 बताया जा चुका है। हमने मान लिया है कि यहां से यहां तक का O से P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल R है।
ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है, ओ से कैपिटल पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल स्मॉल आर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और सॉरी, अक्षीय स्थिति में 2p/r³ बताया था और निरक्षीय स्थिति में हमने बताया था 1/4πε0 p/r³। ध्यान से देखिए, अक्षीय स्थिति में ये बताया था और निरक्षीय स्थिति में ये बताया था। अक्षीय स्थिति में क्या बताया था, 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में हमने बताया था 1/4πε0 p/r³। बस उसी चीज का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिर से। तो लिखेंगे यहां पर हम कि P cos थीटा के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 इज इक्वल टू क्या होगा, किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, 1/4πε0 इंटू 2 हो गया। और P क्या है, विद्युत द्विध्रुव का गुण, और यहां पर विद्युत द्विध्रुव का गुण क्या है, P cos थीटा है। तो यहां पर P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, P cos थीटा रखिए और अपान क्या लिखेंगे, R³ 2p cos θ/r³। कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि ये अक्षीय स्थिति की बात हुई। और दूसरा जो घटक है वो P sin थीटा है और उसके कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है क्या है, E2 उत्पन्न हो रहा है, जिसकी दिशा क्या है, P sin थीटा के विपरीत दिशा में है। क्यों है, क्योंकि ये निरक्षीय स्थिति में है। क्योंकि निरक्षीय स्थिति में, यानी अगर आप इसको समझते हैं तो P sin थीटा ये है और इसके मध्य बिंदु से जाने वाली ये रेखा हो गई और विद्युत क्षेत्र तो किधर होगा, इधर की ओर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। फिर लिखेंगे P sin थीटा, P sin थीटा के कारण उत्पन्न बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 इज इक्वल टू 1/4πε0। कौन सी स्थिति हो गई, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 1/4πε0 p/r³। तो P की जहां पर अगली बार क्या रखेंगे, P sin थीटा। क्या रखेंगे, P sin थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, P sin थीटा अपान r³। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इन दोनों सदिशों का परिणामी निकालेंगे। इन दोनों सदिशों का क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी r बराबर किसके होता है, r बराबर आपको बताया जा चुका है √a² + b²। कब, a² + b² + 2ab cos अल्फा बताया गया है। लेकिन अल्फा यहां पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो cos अल्फा 90, cos अल्फा का 90 और cos 90 का मान क्या हो गया, 0। तो इसलिए क्या मिलेगा आपको, a² + b²। ये बताया जा चुका है, r = √a² + b²। क्यों, क्योंकि यहां पर इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। तो अल्फा की जगह पर जब 90 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E is equal to √E1² plus E2²। क्लियर? तो E is equal to E1² plus E2²। therefore E is equal to √E1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे,
1/4πε0 इंटू 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब। इवन की वैल्यू को स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस E2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू p sin थीटा का अपान r क्यूब का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस चित्र की जरूरत नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं इसके बारे में, अब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि स्पष्ट दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, साफ दिख रहा होगा आपको, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहां पर आप देखिए 1/4πε0, यहां पर भी 1/4πε0, दोनों टर्म में 1/4πε0 कॉमन है। p यहां पर भी, p यहां पर भी कॉमन है, और r क्यूब कॉमन है। तो हमने लिख दिया 1/4πε0 इंटू p अपॉन r क्यूब, इतना कॉमन हो गया, लेकिन स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो यहां पर क्या लग गया, होल स्क्वायर। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब बचा क्या, यहां पर 1 कॉमन हो चुका है, 4/4πε0 कॉमन हो चुका है, p कॉमन हो चुका है, अपॉन r क्यूब कॉमन हो चुका है। बचा क्या, यहां पर 2 बचा, और क्या बचा, cos थीटा। तो क्या बचा, पहले उसमें 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर नहीं क्लियर है? 1 निकल गया, अपॉन 4πε0 निकल गया, p निकल गया, अपॉन r क्यूब निकल गया, क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, cos थीटा और होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पर 1 निकल गया, 4πε0 निकल गया, p निकल गया, अपॉन r क्यूब निकल गया, क्या बचा यहां पर, साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? बात समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब जब स्क्वायर है और स्क्वायर है तो ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या मिलेगा यहां पर, बाहर आ गया ये पद, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू p अपॉन r, बाहर हो गया, क्योंकि होल स्क्वायर। अब बहुत लोग कहते हैं सर जी यहां पर भी तो स्क्वायर है, तो ये भी तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाना चाहिए। जी हाँ, गलत हो जाएंगे आप, गलत, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर नहीं, अलग अलग स्क्वायर। अगर अलग अलग स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं होता, यानी यहां पर स्क्वायर होता तो कट जाता, लेकिन अलग अलग स्क्वायर बता दिया है। तो यहां पर अंदर क्या बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, cos थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देयरफॉर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p अपॉन r क्यूब इंटू अंडर रूट। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, देखिए इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा हो गया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं होगा मुझे लगता है। तो यहां से क्या हो गया, देयरफॉर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p अपॉन r क्यूब, 3 1 4। अब लिखा क्यों, अभी आप जान जाएंगे। चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, इसलिए लिखा गया है। क्लियर हो कि नहीं हुआ? आप लोग चिंतित हो कि सर ये अलग क्यों कर दिया आपने। अब तो समझ में आ गया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के, इसलिए फार्मूला छोटा करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया, और यहां पर लिख दिया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया।
क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो फार्मूला निकला है वो किसके लिए है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव का गुण है। थीटा क्या है? थीटा उस बिंदु से गुजरती हुई रेखा जो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो कोण बनाती है वो क्या है? थीटा है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो कोण बनाती है वो क्या है? थीटा है। और आर क्यू क्या है? इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु P की जो दूरी है वो क्या है? आर है। यानी ये कंडीशन आपको मिल गई। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं आगे बढ़िया से आगे बढ़े हम लोग, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर ये फार्मूला आप जानते हैं तो मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि अक्षीय स्थिति के लिए सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r3। या निरक्षीय स्थिति के लिए आ गया कि सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 p/r3। मान लीजिए वो जो डेरिवेशन बताए गए वो आपको समझ, अगर केवल एक डेरिवेशन जो आज मैंने बताया है, अगर वो यदि वो आपको पता है तो आप उससे सारी बातें प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, आइए देखते हैं हम लोग कैसे, ठीक है ना? तो चलिए देखते। देखिए, हमने आपको सिखाया अभी जो हमने प्रूव किया कि अगर ये विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, इसके मिड पॉइंट से कोई जाने वाली कोई रेखा जो इससे कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा? उसका मान होगा 1/4πε0 p/r3 √1 + अब हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। अक्षीय स्थिति में ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये जो पॉइंट P है वो यहां पर आ गया। अब देखिए, इसकी और इसके बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये इसका मिड पॉइंट और यहां पर ये बिंदु P है। ध्यान से देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा इन दोनों की तुलना की। अगर हम इसको ऐसे रोटेट कर दें तो ये P कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वो ध्यान से देखिए, अगर इस P को हम ऐसे रोटेट कर दें तो P कहां पर आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। और जब ये P यहां पर आ जाएगा यानी ये स्थिति आ जाएगी, और जब ये स्थिति आ जाएगी तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझिए, इस स्थिति में आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इस P को रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। समझने के लिए बात आ रहा? तो जब ये P घूम करके यहां पर पहुंचेगा, यहां पर आएगा, तो ये जो थीटा एंगल है वो क्या हो जाएगा? यहां पर थीटा कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं हो गया? एंगल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। यहां पर एंगल कितना है? 0 है कि नहीं है? तो यहां पर एंगल 0, और जब ये P यहां पर पहुंचा तो थीटा क्या हो गया? 0। यानी यदि हम यहां इस फार्मूले में थीटा के स्थान पर 0 रख दें तो हमको अच्छी स्थिति का फार्मूला मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, थीटा किसके हो गया? 0 के इक्वल होगा। थीटा 0 के इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब अच्छी स्थिति में थीटा 0 हो गया तो देयरफॉर E इज इक्वल टू किसके हो गया? 1/4πε0 इंटू p/r3 √1 लिख दिया प्लस 3 cos स्क्वायर 0। थीटा की यहां पर कितना लिख दिया हमने? 0। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर?
और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यू इंटू अंडर रूट 1 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, देयरफॉर ये कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि cos का 0 1 हो गया, 1 और स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा, 3 1 जा 3 हो गया। लिख देंगे सिंस cos 0 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 हुआ कि नहीं, देयरफॉर क्या मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p अपान आर क्यू, और यही तो फार्मूला है अच्छी स्थिति का। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी यदि हम एक फार्मूला जानते हैं तो हम इससे इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े हम लोग, अब निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं। अब देखिए, ये जो चित्र आपको बताया गया है वो किसके लिए बताया गया है? इसके लिए बताया गया है। और निरक्षीय स्थिति में जो आपको चित्र बताया गया था, जो कंडीशन बताई, ये इस स्थिति की बात है, और निरक्षीय स्थिति में क्या हो गया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और इससे ये जो एंगल था वो कितना था 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से थीटा, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया 90। यानी अगर ये घूम जाए और ऐसे हो जाए, यानी कितना हो जाए सीधे हो जाए, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी? निरक्षीय स्थिति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यानी एंगल कितना बन गया 90। यानी निरक्षीय स्थिति में थीटा किसके इक्वल होगा 90 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया नहीं हो गया? यानी जो एंगल थीटा था, ये एंगल इस स्थिति में कितना हो रहा है 90 हो रहा है, इसलिए निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू कितना रखेंगे 90 डिग्री। तो इस स्थिति में देयरफॉर ई इज इक्वल टू किसके मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यू, क्लियर, अंडर रूट 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना रखेंगे 90। और आपको पता है कि कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये क्या मिला आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस, ये 0 है, 3 में 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां पर लिख देंगे सिंस cos 90 इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है, देयरफॉर ई इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर क्यू। और यही तो आपको बताया गया निरक्षीय स्थिति में प्रूव करके। तो क्या देखा आपने कि जो थर्ड कंडीशन ने बताई है, उससे हम किसी भी स्थिति में कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, जहां तक विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात की जा रही है। क्लियर हो गया? तो आपको विद्युत द्विध्रुव से संबंधित के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बारे में 3 बातें बताई गई। पहली अक्षीय स्थिति, दूसरी निरक्षीय स्थिति, और तीसरी किसी भी बिंदु पर। और जो किसी भी बिंदु वाला कंडीशन है, उसके से हम अक्षीय स्थिति वाला भी प्राप्त कर सकते हैं और निरक्षीय स्थिति वाला। यानी हम यह भी कह सकते हैं द थर्ड कंडीशन इज द जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। यानी तीसरा जो कंडीशन है, तीसरी जो स्थिति है, उससे हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। बस उम्मीद है कि कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम सवालों पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग मेहनत करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।